हाय गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और 10 अक्टूबर बहुत नज़दीक आ रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी जल्दी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों। ये है PT 365 का अपडेट क्लासरूम स्टडी मटेरियल 2 जो आ चुका है, जिसमें हम पहले वाला भी अपडेट कर रहे हैं। मई और जून को कवर कर रहा है। मई और जून 2021 को कवर किया हुआ है इसमें। अब जुलाई और अगस्त का आएगा नेक्स्ट मटेरियल 3। ठीक है, जो न्यूज़ हैं वो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो पहली जो हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। किससे? पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बहुत सारे ट्रिब्यूनल, RT, BF हैज़ द राइट टू बी फॉरगेटन, रूल ऑफ लॉ है, सिटीजन चार्टर, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, ये सारे टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे दोस्तों। इससे पहले भी हम दोस्तों चीज़ें कर चुके हैं, यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, तो एक एक वीडियो बनाएंगे, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है दोस्तों। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है दोस्तों पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ट्रिब्यूनल के बारे में। बहुत वैसी न्यूज़ जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वही देखते हुए चलेंगे दोस्तों। सारा कुछ लपेटेंगे नहीं। देखो ट्रिब्यूनल्स में है, ट्रिब्यूनल्स किस में आता है आप देख सकते हो किसका पार्ट है। पहले ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। देखो रिसेंटली बात हुई कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म की, भैया रेशनाइजेशन करो 2021 के ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस 2021। क्यों? ये एबोलिश करता है एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटीज़ को दोस्तों, एंड कुछ जुरिडिक्शंस को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में अबाउट द ऑर्डिनेंस की बात करें। देखो ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 2017 एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, इसको अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट 2017 को। द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए, कितने? 19। कितने से? 26 से 19 कर दिए गए, यानी कि पहले 26 थे फिर 19 कर दिए गए। क्यों? उनको जो ट्रिब्यूनल थे उनको एबोलिश कर दिया है, कुछ को मर्ज कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो नाउ ऑर्डिनेंस वाज करंटली बीइंग चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी इसमें चैलेंज बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट में। अब रीज़न क्या है? देखो पहले ट्रिब्यूनल्स के बारे में जान लो एक बार दोस्तों। क्वासी जुडिशियल होता है, पूछ सकता है वो, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एंड नीदर कोर्ट नॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी ना ही कोर्ट है ये, यानी कि ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना ही कोर्ट होते हैं, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है। दैट इज़ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि जो बेसिक है, जो बेस है इसका, वो जानना बहुत ज़रूरी है। करंट में क्या चल रहा है? ऑर्डिनेंस और बिल से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, एक्ट बनने के बाद ही UPSC ज़्यादातर क्वेश्चन गाइस पूछता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। देखो ट्रिब्यूनल्स क्या है? दैट यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिला हुआ है। आप देख सकते हो, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिला हुआ है ट्रिब्यूनल्स के लिए। और ये ट्रिब्यूनल्स दोस्तों सबसे बड़ी बात, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, आई थी 1976 में, उसके द्वारा रिकमेंड किए गए थे। किसके द्वारा रिकमेंड किए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में आई थी, उसमें 76 में आई थी, उसमें इनको क्या किया गया था? रिकमेंड किया गया था। ट्रिब्यूनल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इनका, इनके बारे में कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये इंसर्ट किया गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाई एडिंग 323 से आर्टिकल 323 यानी कि 323 एंड 323 बी, ये इंसर्ट किए गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। आर्टिकल 323 क्या कहता है? इट हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 323 हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड आर्टिकल 323 इज द फॉर अदर मैटर्स। ये आर्टिकल 323 भी किसके लिए है? अदर मैटर्स के लिए। और ये किस पे? ट्रिब्यूनल्स हैव गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इट हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट की पावर होती है इस ट्रिब्यूनल के बाद। याद रखना दोस्तों, नीदर कोर्ट नॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड हैव द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट रखते हैं दोस्तों। ठीक है, सो मैंने आपका बेसिक्स बता दिया। अब देखो समझो क्या था। मैंने बता दिया ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है। ये क्या है? एक चेयरपर्सन होता है एंड मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल होते हैं। ये अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके? रिकमेंडेशन पे। किसके द्वारा? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करता है। कौन? CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडेड करते हैं। एंड और एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट किया जाता है उन चेयरपर्सन के द्वारा। ठीक है, तक कमेटी कंसिस्ट होगी, जिसमें 2 सेक्रेटरी नॉमिनेट किए जाएंगे। किसके द्वारा दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करेगी 2 सेक्रेटरीज को। और जो सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन होगा एक, और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा जो रिटायर हो चुका होगा। ठीक है, और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। ठीक है, जो नॉमिनेट किया जाएगा दोस्तों। एंड सेक्रेटरी ऑन द मिनिस्टर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूट। जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में ये ट्रिब्यूनल बना है उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा। बट उस सेक्रेटरी को दोस्तों क्या है? दे हैव नो वोटिंग राइट, उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट
दीज थिंग्स। किसकी? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। समझ में आ गई होगी आपको दोस्तों। अब टर्म ऑफ ऑफिस देख लो, इसका क्या है? ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफाई किया कि जो चेयरपर्सन होगा जो ट्रिब्यूनल का, वो होल्ड करेगा ऑफिस 4 ईयर्स टिल द अटेंशन ऑफ 70 ईयर्स, यानी कि ये वो 4 वर्ष तक होल्ड कर सकता है और या 70 ईयर्स तक। इनमें से जो भी उनकी पहली हो जाएगी एज, तो वो क्या कर देगा, वो उसको छोड़ देगा, यानी कि अपना अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, यानी कि 4 ईयर्स और 70 ईयर्स तक वो अटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है उस किसको? ऑफिस को। ठीक है, बिकॉज बिफोर द आफ्टर द 70 ईयर या आफ्टर द 4 ईयर्स ही विल रिमूव दैट पोस्ट। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा दोस्तों। अदर मिनिस्टर विल होल्ड ऑफिस, अदर मिनिस्टर्स के लिए, ये चेयरपर्सन के लिए, चेयरपर्सन होगा 4 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे 100% ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। अदर मेंबर्स के लिए होगी 4 ईयर या 67 ईयर, ये हटा दूँगा काला बिला। अदर मेंबर्स कितना? 4 ईयर्स या 67 ईयर्स तक होल्ड करेंगे जो अदर मेंबर्स हैं, विच इज जो भी विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा इसमें से, जो भी विच एवर इज अर्लियर। मैं पहले अर्लियर ही बोलना चाह रहा था, नहीं बोल पा रहा था, बट विच एवर इज अर्लियर दोस्तों। ठीक है, सो नाउ एंड ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 50 ईयर्स शैल नॉट बी एलिजिबल। और सबसे बड़ी बात ये भी एक क्लॉज इसमें कि भैया जिसकी एज 50 ईयर्स नहीं है, देन ही शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर, यानी कि उसको क्या है, एज द चेयरपर्सन और मेंबर क्या है, नहीं चुना जा सकता, नहीं उसको अपॉइंट किया जा सकता जिसकी एज 50 ईयर्स नहीं हुई, यानी कि 50 ईयर्स आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है दोस्तों। 50 ईयर्स मैंडेटरी है, और जो मेंबर है वो 4 साल और 67 ईयर्स होल्ड करेंगे, और जो कौन है, हेड हैं साहब, चीफ, वो 4 ईयर एंड 70 ईयर्स। आई होप मैंने सारी चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट ट्रिब्यूनल, इट्स ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन अबाउट ट्रिब्यूनल। ठीक है, आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब बात करते हैं राइट टू बी फॉरगेटन क्या है। देखो नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले ये समझो, बेसिक समझो, क्योंकि बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। नीड फॉर RTBF, राइट टू बी फॉरगेटन एज पर वेरियस केसेस। किस किस केस में? देखो बात करते हैं, प्रोटेक्ट एटोनमी एंड राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या है, अगर आप किसी भी एटोनमी एंड राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हो किसी भी इंडिविजुअल की, दैट इज KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था, 1973 का केस है कि भैया प्रोटेक्ट एटोनमी एंड राइट टू प्राइवेसी दैट इज एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द KS पुत्तास्वामी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केसेस इन 1973। ठीक है, सेकंड केस प्रोटेक्टिंग वुमेन्स इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्टिंग वुमेन्स इंटरेस्ट ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे आप जो भी जिस तरीके की उनको मैसेज करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, या उनको किसी तरीके की अनवांटेड मटेरियल भेजना, लाइक दिस तक, या हैरेसमेंट करना, या थ्रेट या असॉल्ट करना, तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा, किसमें, शुभ्रांशु राउत एट द रेट गागुल वर्सेस स्टेट ऑफ शुभ्रांशु राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये केस कहा गया था भैया कि नीड फॉर राइट टू बी फॉरगॉटन एज प्रोटेक्टिंग वुमेन्स इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेट लिमिटेड हैरेसमेंट, थ्रेट एंड असॉल्ट एंड अनवांटेड मटेरियल। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग वुमेन्स इंटरेस्ट इज द राइट टू बी फॉरगेटन एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल रेपुटेशन। ये भी बात है कि भैया इंडिविजुअल रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो द राइट। किसमें कहा गया भैया, ये कहा गया कर्नाटक हाई कोर्ट में कि भैया रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम कॉज टाइटल्स दैट इज अबाउट ऑन इंडिविजुअल रेपुटेशन। ठीक है, तो ये तीनों केस थे जिन्होंने नीड पड़ी फॉर राइट टू बी फॉरगेटन एज पर वेरियस केसेस की बात हो गई। ठीक है, ऑल अबाउट इसका हो गया। अब देखो न्यूज़ में कितना राइट टू बी फॉरगॉटन। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल किया कि राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ एन इंडिविजुअल क्या है, इसने RTBF के बारे में बात करें, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये राइट टू है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि भैया आप राइट टू है पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से। एक मिनट छोटा कर लो। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं इंक्लूडिंग इंटरनेट है या सर्च इंजन डेटाबेस है, वेबसाइट वगैरह से आप क्या करते हैं, इट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करिए आप, दैट्स राइट टू बी फॉरगॉटन। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इट इज क्वेश्चन टू नो लॉन्गर नेसेसरी और रिलेवेंट। देन प्रेजेंटली क्या है, इंडिया लैक स्टेटरी प्रोविजन रिगार्डिंग राइट टू बी फॉरगॉटन। इंडिया में पूरा क्या है, स्टेटरी प्रोविजन का, यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटन का क्या है अभाव है। राइट टू बी फॉरगॉटन पे कोई भी प्रोविजन नहीं है। वहीं बात करें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की, भैया इसने इंक्लूड किया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में इंक्लूड था क्या कि इट लैक स्पेसिफिक राइट टू इरेज ऑफ डेटा और RTBF और गिवन द यूरोपियन GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आर्टिकल 17, ये क्या कहता है, लैक स्पेसिफाई, ये स्पेसिफिकेशन था कि भैया इसका अभाव था राइट टू एसोर डेटा का और यूरोपियन GDPR का। दोस्तों आउटलाइन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू इरेजर्स।
ठीक है, रीएश्योर, इरेश्योर, 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 जो भी व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंस दैट, ठीक है। आउटलाइनिंग द सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो इंडिविजुअल एक्सरसाइज करते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, देन ये आर्टिकल 17 राइट टू जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ का लॉ है दोस्तों, ठीक है, राइट टू फॉरगेटन। अब देखो राइट टू बी फॉरगेटन क्या है, इट कुड नॉट बी एक्सरसाइज, यानी कि इसको एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है कब, जब इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन वाज नेसेसरी, जब इन्फॉर्मेशन नेसेसरी केस में, लाइक एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, इस केस में इसको क्या, इट कुड नॉट बी एक्सरसाइज। एंड कंप्लाइंस विद लीगल ऑब्लिगेशन, इस केस में भी ये नॉट एक्सरसाइज नहीं होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क कैरिड आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ, इस केस में भी नहीं होगा। अचीविंग पर्पज इन द पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ करना है तब भी नहीं। साइंटिफिक और हिस्टोरिकल सर्च पर्पज होगा, स्टडिकल पर्पज में नहीं। एंड द एस्टेब्लिशमेंट एक्सरसाइज और डिफेंस और लीगल क्लेम्स में भी इट कुड नॉट बी एक्सरसाइज दोस्तों, ठीक है। ये सारे केस आप पढ़ लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि RTBF राइट टू बी फॉरगॉटन कहाँ कहाँ एक्सरसाइज नहीं होगा, एंड जो इन्फॉर्मेशन है इन क्वेश्चंस इट वाज नेसेसरी फॉर इन दैट केसेस, तो इट्स ऑल अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन दोस्तों, ठीक है। अब देखो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी डिलीवर किया भैया एक लेक्चर रूल ऑफ लॉ पर। उन्होंने कहा कि जो एडवोकेटेड हैं, द स्टोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ नथिंग बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो रूल ऑफ लॉ है कि वो स्टोरी नहीं है, लॉ नहीं है, द स्टोरी ऑफ रूल ऑफ नथिंग कुछ भी नहीं है बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, दैट इज ए स्टोरी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी कि AB डाइसी जो एक ब्रिटेन क्या थे, लॉयर थे, वकील थे वगैरह वगैरह थे, ये बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे। रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सोल्यूट सुपरमेसी और प्री डोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ। उन्होंने कहा भैया एब्सोल्यूट सुपरमेसी होनी चाहिए जो रेगुलर लॉ है, एंड अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री पावर। उन्होंने कहा कि भैया जो आर्बिट्री पावर अपोज करती हैं, वो सॉरी इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका अपोजिशन होना चाहिए इस लॉ में, ये AB डाइसी की बात है। एंड इन्होंने जो आर्बिट्रेशन था जो एग्जिस्ट करता था उसको भैया बाहर रखो, एंड इवन वाइड डिस्क्रिप्शन इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटी, और जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए किस पर, जो अथॉरिटी है जिसके हाथ में ये पावर है उसके ऊपर होना चाहिए रूल ऑफ की पावर। वहीं स्टेट की बात करें, ओनली ए स्टेट इज गवर्न, यानी कि स्टेट की बात करें बाई लॉ, जो लॉ से गवर्नड है। इम्बाइब आइडियल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी, जो इम्बाइब करती है क्या, जस्टिस और इक्वलिटी के आइडियल्स को। इट कैन बी सेड कि रूल ऑफ लॉ जो है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसीज, रूल ऑफ लॉ कंटेन 3 प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ आइडियल ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी या इक्वलिटी, दैट इट कैन गवर्न बाई लॉ। देन रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, रूल ऑफ लॉ कंटेन 3 प्रिंसिपल। कौन कौन सी, नंबर 1 सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये 3 चीज़ों को क्या करता है, 3 प्रिंसिपल को लॉ रूल ऑफ लॉ कंटेन करता है। नंबर 1 सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या है, यानी कोई भी मैन को पनिश नहीं किया जाएगा सिर्फ डिस्टेंस जब तक कि ब्रीच ऑफ लॉ पे, यानी कि एक्सेप्ट फॉर ए डिस्टेंस ब्रीच ऑफ लॉ। सुपरमेसी ऑफ लॉ ये कहता है कि जब तक उसको उसके साथ पनिश नहीं किया जाएगा सिवाय इस बात के कि उसने ब्रीच ऑफ लॉ यानी कि लॉ का उल्लंघन किया, लॉ को तोड़ा वगैरह वगैरह। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है नो मैन इज अबव द लॉ, मतलब भैया कोई भी आदमी लॉ से ऊपर नहीं है। प्री डोमिनेंस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाई कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। आई होप आप समझ गएंगे, इतनी इंग्लिश सबको आती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ऑरिजिन क्या है ऑफ द रूल ऑफ लॉ का। ये थ्योरी है, इट ट्रेस बैक टू एंशियंट रोमन के दौरान, प्राचीन रोमन के नाम की है कि ये फर्स्ट रिपब्लिक तैयार हुआ था फॉर्मेशन एंशियंट रोमन में, रोमन के टाइम पे, प्राचीन रोमन टाइम पे। इट हैज़ बीन चैम्पियन बाई सेवरल मिडेवल थिंकर्स लाइक यूरोपियन हॉब्स, जॉन लॉक एंड ये रूस, ठीक है, रूसो बोलते हैं। थ्योरी द सोशल कंटेंट थ्योरी दी थी इन्होंने, हॉब्स ने, जॉन लॉक वगैरह ने। ये रूल ऑफ थ्योरी क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंशियंट टाइम, ठीक है। इंडियन फिलोसफर लाइक चाणक्य, उन्होंने भी बताया भैया चाणक्य ने क्या, द रूल ऑफ लॉ थ्योरी बाई मेंटेनिंग दैट द स्टेट इज गवर्न, ठीक है, मेंटेन द गवर्न, स्टेट इज गवर्न नॉट बाय द रूलर, यानी कि जो रूल कर रहा है वो नहीं, स्टेट गवर्न करेगी, एंड द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बट बाय द लॉ, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेड हैं, जो नॉमिनेट किए हैं वो क्या कर सकते हैं, बट लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो एक्सप्रेशन है ये ड्राइव किया गया, फ्रेंच फ्रेज था एक, फ्रेंच यानी फ्रांस का, इज प्रिंसिपल डी लीगलिटी, फ्रेंच का फ्रेज था इज प्रिंसिपल डी लीगलिटी, इससे क्या किया गया, इसको फ्रेज को ड्राइव किया गया है। एंड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे, इतना कुछ है नहीं, आपने वैसे लक्ष्मीकांत में बहुत कुछ सब कुछ पढ़ रखा होगा इसके बारे में, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ वर्सेज रूल बाई लॉ, वेरी वेरी डिफ्रेंशिएटेड, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाई लॉ। देखो इन सेंस की बात करें, रूल ऑफ लॉ है वो कंट्रोल किया जाता है अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर के द्वारा, इसके अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी
ऑफ द लैंड। जो रूल ऑफ लॉ है उसको कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करती है। एंड रूल बाई लॉ, जबकि इट लेड डाउन बाई द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, ये रूल बाई लॉ है, ये लेड डाउन क्या करता है? ये लेड डाउन होता है बाय द, वो क्या किया? एक्सरसाइज किया जाता है। ये लेड डाउन होता है बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। दैट इज द मिनिमल डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाई लॉ। ठीक है, सिंपली रूल ऑफ लॉ जो है ये है क्या? द लॉ गाइडेड बाई द आइडियल्स लाइक जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये क्या है? रूल ऑफ लॉ है। एग्जाम्पल की बात करें, एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट shall not deny to any person equality before law and the equal protection of the law and the identity of India and then ground of religion, race, caste, sex और place of birth। आर्टिकल 15 की बात कर रहा है, तो दैट इज रूल ऑफ लॉ। वहीं अदर लॉ हम बात करें रूल बाई लॉ, इट कैन एथिकल एज वेल अनएथिकल लॉ। ये एम्बेडिड करता है, इसमें इंक्लूड होता है एथिकल एंड अनएथिकल लॉ। लाइक की बात करें, जैसे एपर्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका, लाइक की एपर्थाइड रिजीम थी काला गोरा, रूल बाई लॉ काला गोला, ब्लैक एंड वाइट, लाइक इस तरीके से जो रेसियलिज्म, जो रेशियल डिस्टिंक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका, इट वॉज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन इनेक्टेड लॉ। ये किए जस्टिफाइड होते हैं किसके बेस पर? जो लॉ इनेक्ट होता है उसके बेस पर। तो रूल बाई लॉ इज एम्बडीड एथिकल लॉज वर्सेस अनएथिकल लॉज। लाइक अब जैसे हमारे आर्टिकल 17 था रूल बाई लॉ, यानी कि क्या था? रूल आर्टिकल 17 इक्वल राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट टू फ्रीडम नहीं, राइट टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी था ना, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 की बात करी है। ठीक है, तो ये एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सॉरी गाइस थोड़ा माइंड डिस्प्लेस हो जाता है। अब देखो ये था, तो की प्रिंसिपल दैट एम्फसाइज द रूल ऑफ लॉ क्या है? देखो, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। लॉ क्या है भैया? क्लियर होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए कि उसको एक्सेस हो पाए। तो ये होता है इट विल बी ओबेड एंड फॉर दैट पीपल एट लीस्ट आउट टू नो व्हाट द लॉज आर। ये उन लोगों के लिए कि जिन्हें जानना होगा कि वो लॉ क्या है। एंड लॉ नीड टू बी वर्डेड इन ए सिंपल एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज। और लॉ क्या है? बहुत ज़्यादा एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज, बहुत सिंपल होनी चाहिए जिससे लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, लॉ मस्ट बी क्लियर और एक्सेसिबल होना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आएगा, देन दे विल ट्राई टू फॉलो एंड दे विल फॉलो दैट। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या है? आर्टिकल 14 कहता है ये एक एस्पेक्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड हैविंग द इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड इंश्योर जेंडर इक्वलिटी। ये भी एक लॉ का पार्ट है कि भैया आपको इंश्योर करना है जस्टिस और इंश्योर करनी है जेंडर इक्वलिटी। दैट इज अबाउट रूल ऑफ लॉ। इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ द रूल, यानी इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस करना जस्टिस को, दैट इज बेडरॉक ऑफ द रूल। यानी कि ये नींव है, ये क्या है? धरा है, एक तरीके की रूल है, बेडरॉक है रूल ऑफ लॉ का दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये कुछ और है, बहुत ज़्यादा दे दिया क्या भैया इसमें? इंपॉर्टेंस समझो पहले क्या है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रूल लॉ की बात करें तो ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस, ये आपको मिलेगा। प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को रूल ऑफ लॉ क्या करता है भैया? प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, बचाता है। कंस्टेंट ऑन आर्बिट्री यूज ऑफ पावर से, जो बीच में बहुत सारी उससे लगाम लगाता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट को भी रूल ऑफ लॉ बचा के चलता है। और इंश्योर करता है भैया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये इतने सारे हम करता है। अगर पूछ ले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो बहुत सारे लाभ दे देगा, उसमें से एक नहीं दे देगा, तो आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो कन्फ्यूज आना नहीं है दोस्तों, आई एम नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो राइट टू पार्टिसिपेट इन द सर्टेन ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ लॉ की बात कर रहे हो, आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑल्सो प्राइमरी ऑर्गन है, और ये प्राइमरी ऑर्गन है। और ये जो राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन रिफाइनमेंट ऑफ लॉ, दैट इज द वेरी इसेंशियल एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी टू the citizens and have the role to play in the directly or indirectly in the law of the government। ठीक है, to make the laws in government। you can understand guys, आप सब समझदार हैं, यूपीएससी के महारथी हैं सब। ठीक है, फ्यूचर में बनने वाले कलेक्टर्स, डीएम, आईएएस, आईपीएस हैं जो देश को चलाएंगे। ठीक है, अब समझो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी है। जुडिशरी इज द प्राइमरी ऑर्गन जो इंश्योर करता है लोगों विचार। ये सबसे बड़ी बात है, पूछ सकता है कि जुडिशरी इज द प्राइमरी ऑर्गन और नॉट, तो आप बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। सबसे बड़ी बात है जुडिशियल रिव्यू इज द ऑल्सो, जो आर्टिकल 13 में गिवन है कि भैया ये मेन फंक्शन है जुडिशरी का। अब समझो रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख के जाइएगा। इवन ये देख के नहीं जाना भैया, पढ़ के जाना अच्छे से। रूल ऑफ लॉ ये फाउंडेशनल पिलर है, ये मैंने बताया बेडरॉक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इट इज़ एम्बेडेड इन डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे तरीके से ये इसमें ऐड है। एम्बेडेड का मतलब ऐड है, लगा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर किसमें?
ये केशवानंद भारती के 1973 में बताया गया था कि भैया क्या बेसिक स्ट्रक्चर को आप पार्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इट कैन नॉट बी अमेंडेड। कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर? दैट इज रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन क्वेश्चन, दैट इज राइट। दूसरा थोड़ा कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा चमके हमें, दैट इज राइट। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पार्ट। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मान रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? रूल्स हैं, रूल बाय लॉ, रूल बाय गवर्नमेंट, देन इज रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल ऑफ लॉ इज द सुप्रीम पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ, मैंने पहले भी बताया। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं पहले हमें बताएंगे कि भैया ये गलत है सही है, उसको हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, हम उसको जुडिशियल कस्टडी में लेके रिव्यू करेंगे। आर्टिकल 14 ये भी क्या है? ये भी भैया फाउंडेशनल है, ये इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों चीज़ें इंश्योर करता है कि भैया आर्टिकल 14 में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वलिटी मिलेगी बराबर। आर्टिकल 21 ये प्रोवाइड करता है चेक अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, कि कोई भी आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं मतलब अगेंस्ट नहीं आना चाहिए इसके, किसके? रूल ऑफ लॉ के, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन है, लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना कर रही है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है एंड दीज आर फंक्शन आर सेपरेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ सेपरेशन है, ना कि पार्लियामेंट का सेपरेशन नहीं दोस्तों, वो सेपरेशन के बेस पे प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ यूएसए काम करती है। यार बहुत सारा तो कुछ है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड दैट्स मीन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो दैट इज इंटीग्रेशन दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया उसको सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया हाई कोर्ट नहीं मानेगा, दैट इज मैंडेटरी, आपको मानना होगा, आपको उसको समझना होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो इट्स ऑल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट रूल ऑफ लॉ। सो नाउ आप बात करते हैं सिटीजन चार्टर की दोस्तों। देखो सिटीजन चार्टर में बहुत लंबा नहीं खींचूंगा सेशन, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। अब देखो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, सिटीजन चार्टर आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज समझो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, देखो इन्होंने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने कोलैबोरेशन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एंड हैज़ रिलीज द मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। क्या? मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। इस इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा, इसलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड यानी कि NIR DPR, वहाँ तो नहीं देगा ऐसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसने क्या रिलीज़ किया? एक मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या है? देखो ये है क्या, इंडिया में जो हमारी पंचायतें वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं 3 टीयर पे होती है, ग्राम सभा, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, 3 लेवल पर होती हैं। गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी बेसिक सर्विस, जो कि आर्टिकल 243G में इंसर्न है, 243G में गिवन है भैया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243G, ठीक है दोस्तों, इसमें गिवन है कि पंचायत हैव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव द 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विस टू इंसर्न अंडर आर्टिकल 243G टू द ग्रामवासियों को, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशली एरिया हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स, यू कैन ऐड ऑन योर सेल्फ। आपको पता है बेसिक नीड्स क्या है, कहीं ना कहीं हम सभी गाँव से कहीं ना कहीं कभी कभी भैया आते जाते रहते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिक ऑब्जेक्टिव समझो कि ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर जो होगा ये एम्पावर करेगा सिटीजन्स को कि भैया किसके रिलेशन में, पब्लिक सर्विस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेजुडिस के आपको भैया सिटीजनों को एम्पावर देगा ये कि भैया क्या करना, आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस, पब्लिक सर्विस को टाइम टू टाइम देना है, अच्छे तरीके से दे रहे हो नहीं दे रहे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो होगी सिटीजन्स की उसके अकॉर्डिंग दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का, ये उन पर लगाम लगाएगा जो कौन है, प्रधान और जो डीलर वीलर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। इट ब्रिंग्स प्रोफेशनलिज्म इन पंचायत फंक्शनिंग, और ये भी ये चाहता है कि भैया थोड़ा सा प्रोफेशनल आए, प्रोफेशनल बताएं हमारा पंचायत का फंक्शन थोड़ा सा ऑफिशियल बने, थोड़ा प्रोफेशनली चीज़ें आएँ, क्योंकि ऑल सेक्शन ऑफ कम्युनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उनको कुछ रीच आउट, उनको कुछ अलग लेवल पर पहुंचाना है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी कंप्लीट बाय द पंचायत आर यूजफुल यार्ड स्टिक फॉर मॉनिटरिंग द एवोल्यूशन
ऑफ सर्विस डिलीवरी, दैट इज़ ऑल अबाउट। अब समझो दोस्तों कि भैया ये क्या है, उसके बारे में पहले बता दूं मैं। NIRDPR क्या है आपको ये समझ लो। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये पूछ सकता है डायरेक्ट। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है दोस्तों? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ RD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंदर में, यानी कि NIRDPR इज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद द अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और एक प्रीमियर है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज दोस्तों, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों, ठीक है। इसका विजन क्या है? पॉलिसी और प्रोग्राम को फोकस करना और रूरल एरिया में क्या है, रूरल पुअर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना दोस्तों, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, इसका काम है। उसके बाद प्रमोट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑपरेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करना, डेवलपमेंट रूरल एरियाज में ऑपरेशन और उनकी इफिशिएंसी करने का, उसको इंप्रूव करना। प्रमोट करना टेक्नोलॉजी को, ट्रांसफ़र करना, प्रमोट करना। लाइक सोशल लेबोरेटरीज में टेक्नोलॉजी पार्क तैयार कराना एंड क्रिएट करना एनवायरमेंट अवेयरनेस कि भैया यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। एंड इट स्टडी द फंक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, और PRI जो है उसकी फंक्शन को स्टडी करना। एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे जितने भी हैं अक्रॉस द स्टेट्स के बीच में बताना और उसके फंक्शंस को स्टडी करना, इसका काम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज का, ठीक है दोस्तों। आप 2 से 3 बार पढ़ के जाएंगे, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में हिट कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्या है, सिटीजन्स को अवेयर करेगा अपने राइट्स के बारे में, अपने पंचायत के बारे में, क्या बनाएगा, अपनी पंचायत को रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, अकाउंटेबल बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा फॉर द पीपल्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो डिलीवरी सर्विस होगी अक्रॉस द वो 29 सेक्टर्स होगी, कितने? डिलीवरी ऑफ द सर्विस अक्रॉस द 29 सेक्टर्स एंड इट अलाइन विद लोकलाइज SD, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ भी अलाइन करेंगे। और ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। और इनहेंस करेगा सिटीजन को, डीपनिंग इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उनको मजबूत करेगा। गहराई में पहुंचो भैया, मजबूत करो, अच्छे से काम करो, एफिशिएंसी के साथ काम करो एंड ऑपरेशंस के साथ काम करो। हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इवॉल्व, ये इवॉल्व कैसे हुआ समझो दोस्तों, पहले ये चित्र समझ लो। कंपोनेंट बताता हूँ उसके सिटीजन चार्टर के क्या क्या हैं दोस्तों। देखो सबसे पहली बात क्लॉकवाइज लेते हैं, कंपोनेंट समझो। ये क्या है? डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बिजनेस किया जा रहा है उसकी डिटेल्स करना, ठीक है। फिर स्टेक होल्डर यानी कि जो सिटीजन हैं, जो क्लाइंट हैं वगैरह वगैरह, उनकी जानकारी होना। स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस का ध्यान रखना, उसकी इफिशिएंसी, क्वालिटी, टाइम फ्रेम का बताना। उसके बाद ग्रीवांस रेडल मगन कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको काम करना, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको रीएड्रेस करना। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट से एक्सपेक्टेशंस का बढ़ाना। विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उस विजन और मिशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसको कंप्लीट करना, इसका कंपोनेंट ऑफ सिटीजन चार्टर, ठीक है। अब ये क्या है, इवॉल्व कैसे हुआ? पहले ये आर्टिकुलेट हुआ दोस्तों, बताया गया, इम्प्लीमेंट किया था UK में 1991, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में 1991 में इवॉल्व किया गया इसको। और इम्प्रूव करना कि भैया जो पब्लिक सर्विस दे रहे हो आप पीपल्स के लिए, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाना, उसकी मतलब कैटेगरी को आगे ले जाना। ये था 6 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था सिटीजन चार्टर मूवमेंट आर फ्रेम किया गया 6 प्रिंसिपल्स में। बट इंडिया ने अडोप्ट किया सिटीजन चार्टर 1997 में। 1997 में ये चार्टर इंडिया ने क्या किया दोस्तों, अडोप्ट किया। किसने? कॉन्फ्रेंस हुई चीफ मिनिस्टर्स की, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, दिल्ली में, वहाँ पर ये 1997 में अडोप्ट किया। बट द डिपार्टमेंट ऑफ ARPD यानी बोलते हैं DRAPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस है, उसने इनिशिएट किया कि भैया टास्क ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग, फॉर्मुलेटिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग सिटीजन चार्टर, ठीक है। और दूसरा क्या था, राइट टू सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रिडक्शन ऑफ देयर ग्रीवेंस बिल 2011 सिटीजन चार्टर की बात कर रहा है। उसमें एक आ गया कि ये क्रिएट करेगा एक ऐसा मैकेनिज्म जो इंश्योर करेगा टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि टाइम पर डिलीवरी पहुंचे गुड्स और सर्विस की सिटीजन्स के लिए, ये इंश्योर करेगा। ये चार्टर में ऐसा कहा गया। बट हुआ क्या, लोकसभा 2014 में हो गई डिजॉल्व होगी, और ये बिल जो भी था ये क्या कर गया, ये बिल लैप्स कर गया, क्योंकि लोकसभा 2014 में डिजोल्यूशन हो गया। उसके बाद BJP यानी NDA गवर्नमेंट आई और ये बिल लैप्स कर गया। अब क्या सिटीजन चार्टर, इसका सिग्निफिकेंट क्यों है, इस समय इसकी नीड क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों, ये समझो।
ये इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से। सिटीजन चार्टर क्या है, इनिशिएट करा एक आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाता है। क्वेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम जो सिटीजन्स एनकाउंटर करते हैं उनके लिए आप डिले कर रहे हो या कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो पब्लिक सर्विस, ये उनके लिए इंश्योर बनाएगा और ये इसलिए सिग्निफिकेंट चार्टर सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है। अब सिटीजन चार्टर के फीचर देखो भैया क्या है। ये एक रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन होगा जो सर्विस प्रोवाइडर देगा, यानी कि किसके द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एक रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन होगा किसके बारे में, सर्विस स्टैंडर्ड, चॉइस, एक्सेसिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा जो सर्विस प्रोवाइड कराएगा। और ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये नॉन जस्टिसेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है इसके लिए अगर आप पंचायत वालों ने या जो भी सर्विस प्रोवाइडर उसने नहीं किया आप इसके लिए कोर्ट चले जाओ, ऐसा है। इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसेबल दोस्तों, इट इज़ नॉट फोर्सेबल, ठीक है। सिग्निफिकेंट समझो, ये एक ऐसा टूल है जो अचीव कराएगा आपकी गवर्नेंस को, यानी कि ये करेंगे ना मोस्ट गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा गवर्नेंस को ये अचीव करेगा, यानी कि ज़्यादा गुड गवर्नेंस के लिए। 3 इसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं इसमें जो गुड गवर्नेंस के लिए। नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 जो है इसको टार बोलो या रेट बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबनेस, अकाउंटेबिलिटी या टी, रेट से याद कर सकते हो। एंड ट्रांसपेरेंसी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगी दोस्तों, ये तीनों चीज़ें बताएगा ये। दूसरा ये क्या करेगा, सर्विस टू द पीपल इज ए टाइम बाउंड, यानी कि रियल टाइम मैनर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, टाइम समय पर ही उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराएगा और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको इम्प्रूव करने की, उनके अपने लिवलिंगहुड में इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। वहीं ये ट्रस्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द क्या यूजर्स, जो ये प्रोवाइड करें उनके बीच में एक ट्रस्ट बाउंड क्रिएट करेगा एंड एम्पावर करेगा सिटीजन्स के लिए। क्यों, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में, PSD सिस्टम में क्या करेगा, उन्हें इंश्योर करेगा और उनके रिलेशंस को बेहतर बनाएगा दोस्तों। तो इट्स ऑल अबाउट सिटीजन चार्टर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हो जाना चाहिए था जिससे थोड़ी चीज़ें जो बीच में मीडिएटर हैं, खाने पीने वाला काम करते हैं, वो खत्म हो जाए। प्रिंसिपल समझ लो सिटीजन चार्टर का, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। प्रिंसिपल क्या है, नंबर 1 क्वालिटी इंप्रूव होगी। इस तरीके से क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, स्टैंडर्ड को वो मेंटेन रखेंगे। स्पेसिफाई व्हाट डू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट टू स्टैंडर्ड्स आर नॉट मीट, कभी कभी नहीं बुलाता है। चॉइस वेयर एवर पॉसिबल होगा, जो चॉइस होगा वो चॉइस मिलेगी। वैल्यू टैक्स पेयर मनी बढ़ेगा, मतलब फॉर द टैक्स पेयर मनी के लिए। अकाउंटेबल होगा, वो अकाउंटेबिलिटी होगी उसकी, यानी कि इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस की। और ट्रांसपेरेंसी होगी, रूल प्रोसीजर स्कीम ग्रीवेंसेस, ये ट्रांसपेरेंसी लेवल पे काम करेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल तो है ही ऑब्वियस, मैंने बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी। ये प्रिंसिपल है सिटीजन चार्टर के, ठीक है। क्वालिटी, स्टैंडर्ड, चॉइस, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो लास्ट टॉपिक है अपडेट अपडेट वर्जन है PT 365 का, जो जून तक है, मई और जून। उसका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट समझो क्या है। इसकी रिसेंटली तुलु स्पीकर डिमांड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस, तुलु जो स्पीकर्स हैं उन्होंने डिमांड किया इसके बारे में, जो कि इंक्लूज है किसमें, 8th शेड्यूल में। 22 लैंग्वेज हैं, तुलु स्पीकर्स डिमांड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस, इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल। ने कहा भैया 8th शेड्यूल में तुलु स्पीकर्स को लेकर आओ। तुलु क्या है, ड्रेविडियन लैंग्वेज है जो मेनली 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलु लैंग्वेज किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है दोस्तों, दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट और उडुपी, जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, एंड कासरगोड ऑफ केरला, ये बोली जाती है दोस्तों। कहाँ पर आप देख सकते हो, ये बोली जाती है, सॉरी, ठीक है। अब पार्ट जो इसका 17 है, पार्ट 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। कौन सा, पार्ट 17, ठीक है। वो बोलता है कि भैया आर्टिकल 343 से 351, आर्टिकल 343 से 351 तक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अबाउट 8th शेड्यूल, जो अगर करते हैं क्या, जिनमें आर्टिकल 344 और 351 पार्ट 17 के क्या हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये डील करते हैं 8th शेड्यूल के साथ, ठीक है। दोनों आर्टिकल भी विशेष याद रखना, बट याद रखना जो ये तुलु क्या है, एक ड्रेविडियन लैंग्वेज है जो 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड ऑफ केरला, यानी कर्नाटक और केरला के 2 हैं जहाँ पर ये बोली जाती है। लैंग्वेज एडिट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। आपको भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये लैंग्वेज ऐड की जाएगी।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड एट द प्रेजेंट देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज टू बी इंक्लूड इन इट्स शेड्यूल। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि उसको इंक्लूड किया जाए। आर्टिकल 345 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इट मे बी लॉ एडॉप्ट एन एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज ऑफ द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेज टू बी यूज। यानी कि ये स्टेट ऐसा लॉ बना सकती है लेजिस्लेशन में कि जो स्टेट है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज कर सकता है फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट के व्यापक है। आर्टिकल 345 में ऐसा बोला गया है कि भैया ये स्टेट का भी एस्पेक्ट है, स्टेट ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज देख लो। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है, इट्स इंपॉर्टेंट। देखो आसामीज़ है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली एंड डोगरी। ठीक है दोस्तों, तो दे आर 22 लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस देखो इसका, इंक्लूजन अंडर 8th शेड्यूल क्या है, देखो सिग्निफिकेंस देखो, इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकता है कि भैया अंडर द 8th शेड्यूल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस। देखो रिकॉग्निशन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन, एक पहचान बनाना लैंग्वेज के लेवल पे। और साहित्य अकेडमी जो है ये स्टार्ट किया गया था रिकॉग्नाइज करने के लिए लैंग्वेजेस के लिए, कि जो लैंग्वेज को साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करेगा। क्या था, बुक्स वुड बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर रिकॉग्नाइज इंडियन लैंग्वेज, दैट्स ऑल अबाउट। MP MLA जो हैं वो स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं लैंग्वेज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली रिस्पेक्टिवली। और जो कैंडिडेट्स हैं दे कुड राइट इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो लिख सकते हैं। इसलिए ये इसको 22 में लाएगा। सिविल सर्विस एग्जाम है शेड्यूल लैंग्वेज वगैरह के लिए, जो शेड्यूल लैंग्वेज में गिवन है दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समझ रहे हैं, आप देखते रहिए। देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट क्या है, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है मलार कोटला एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, UPSC में पूछा सकता है, इवन PCS में पूछा सकता है। तो मलार कोटला जो है पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बन गया दोस्तों। इसमें क्या है, नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए या उसको ऑल्टर करने के लिए, एबोलिश करने के लिए, या एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको हटाने के लिए वगैरह वगैरह करने के लिए विद द स्टेट गवर्नमेंट इट डन आइदर थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थ्रू स्टेट असेंबली। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और स्टेट असेंबली के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि उसका स्टेट असेंबली या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही ऐसा किया जा सकता है। स्टेट वांट टू चेंज द नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और ए रेलवे स्टेशन, ये बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले यूपी गवर्नमेंट ने। एंड इट रिक्वायर ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेवरल सेंट्रल मिनिस्टर एंड एजेंसीज, यानी इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट EDC ये सब ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए स्टेट चाहे तो वो कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज। ठीक है, अब सिटीजनशिप समझो, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा था 2019 में, 2020 में भी आया ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA की बात करें, इसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 2009 के अकॉर्डिंग। 2009 का जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रूल्स के अकॉर्डिंग एक क्या गया इशू नोटिफाई किया कि जो नॉन मुस्लिम बिलोंग्स करते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इन 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 5 स्टेट्स नेमली गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो उन्होंने कहा कि भैया जो नॉन मुस्लिम जो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हैं, और जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको 5 स्टेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। बट नॉन मुस्लिम इंक्लूड हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। नॉन मुस्लिम में कौन कौन इंक्लूड है दोस्तों, ये समझो, ये है हिंदू हैं, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। नोटिफिकेशन क्या करता है, इट्स बेनिफिट लीगल माइग्रेंट्स हु एंटर्ड ऑन पासपोर्ट या वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 5 बाई रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 6 नेचुरलाइजेशन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये नोटिफिकेशन इंटेंड करता है उनके लिए जो लीगल माइग्रेंट है। ठीक है, सेक्शन 5 बाई रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 6 बाई नेचुरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, सिटीजनशिप क्या है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल स्टेट एंड रेसिडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। MHA पीरियडिकली डेलीगेट्स पावर टू स्टेट, यानी वो पीरियड बेस पे, यानी कभी कभी उसको क्या स्टेट को पावर दे देता है टू थ्रो गैजेट नोटिफिकेशन अंडर 16 ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टेट्स को ये पावर देता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है कि भैया एक्वाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कितने तरीके से, 5 तरीके से। नंबर 1 बाई बर्थ, सेक्शन 3 में गिवन है, एंड बाई डिसेंट, सेक्शन 4, बाई रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5, एंड बाई नेचुरलाइजेशन, सेक्शन 6, और बाई मतलब
इनकॉर्पोरेट ऑफ टेरिटरी, जो एक्वायर ऑफ टेरिटरी किया है उसके थ्रू। तो ये क्या है 1955 में प्रोवाइड था इंडियन सिटीजनशिप, बट 1955 में प्रिस्क्राइब 3 वेज ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजन। 3 वे हैं 1955 में जो आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर सकते हो। नंबर 1 रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। RTD याद करो, रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन के द्वारा। एंड दिस नोटिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों नॉट रिलेटेड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड दिस इज येट टू कम इन टू इफेक्ट, और ये अभी तक इफेक्ट में नहीं आया है दोस्तों। एंड दिस नोटिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू 2020 का अमेंडमेंट एक्ट। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटी। मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नहीं यार अभी भी है, सॉरी गाइस, ये आगे भी है, मैं देख नहीं पाया था। ये समझो DMRC क्या है, DMCR क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल्स की बात कर रहे हैं, तो जल्दी समझो। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF द्वारा क्या गया है, इसको क्रिएट किया गया है। किसके द्वारा? एन इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि डिजिटल यानी कि OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को क्या करेगी दोस्तों, थोड़ा सा समझो ना। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है तो क्या करेगी, रेगुलेट ही करेगी ना। दैट इज एट द अमेंडमेंट ऑफ द IT एक्ट रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरमीडिएट गाइडेंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के अकॉर्डिंग फॉर्म किया गया इसको दोस्तों। ये सेकेंड टियर मैकेनिज्म है, ठीक है, एट द एप्लेट लेवल पे। एंड सिमिलर ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लाइंट काउंसिल यानी कि BSSC की बात कर रहे हैं। और BSSC क्या है, यानी कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लाइंट काउंसिल इज ए इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। क्या है? इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो नॉन न्यूज जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के लिए क्या करता है, दैट फॉर नॉन न्यूज जनरल एंटरटेनमेंट चैनल बाय द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इन जून 2011 में सेटअप किया गया था। ठीक है, समझो अब। ये एक्सपेक्टेड करता है कि क्रिएट ए क्रेडिबल रोबस्ट एंड प्रैक्टिकल कोड फॉर कंटेंट विद एन इंक्लूसिव लाइक फेयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन समझो क्या है। रिसेंटली इसका नाम बदल के किया गया, रिनेम्ड एज IBDF, इसको किया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। रिसेंटली इट वॉज रीनेम्ड एज IBDF एज इट एक्सपेंड इट्स परव्यू द ब्रिंग द ब्रॉडकास्ट एंड OTT प्लेटफॉर्म अंडर वन रूफ। इसका मतलब है कि भैया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन वॉज रीनेम है, जितना IBF इसको रीनेम किया गया है, इसको OTT प्लेटफॉर्म अदर सबको उसके एक छत के नीचे लाना है। तो IBF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को दोस्तों 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इस समय इट नाउ रिप्रेजेंट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सिर्फ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग को रिप्रेजेंट करा था। एंड इट्स मेंबर प्रोवाइड चैनल एंड प्रोग्राम दैट डिलीवर अबाउट 90% ऑफ टेलीविजन व्यूअरशिप इन इंडिया। ठीक है, ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन की काइंडली रेफर टू आर्टिकल IT एक्ट की बात करें रूल पर PT 365 के अपडेट फर्स्ट में गिवन है दोस्तों। देखो 3 ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म क्या है। नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्या करेगा, ये लेवल 3 का है, जो कि देखो पब्लिशर क्या होगा, लेवल 1 पे है, ये ग्रीवांस रेड्रेसल करेगा भाई पब्लिशर। दूसरा है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, तो लेवल 2 पे सेल्फ रेगुलेट करेंगी। नंबर 3 पे मिनिस्ट्री ऑफ IB, मिनिस्ट्री IB क्या करेगा दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट करेगा, दैट इज 3 टियर GDR, गवर्नमेंट रेडिसल मैकेनिज्म GRM। ठीक है, नेक्स्ट अब समझो सेंटर केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट 2000 रूल्स 21 की बात हो रही है, क्या है। ये सेंटर हैज अमेंडेड द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स टू प्रोवाइड स्टेटरी मैकेनिज्म टू रेड्रेस सिटीजन्स ग्रीवेंस रिलेटिंग टू कंटेंट ब्रॉडकास्ट बाय टेलीविजन चैनल। ये टेलीविजन मीडिया एंड गवर्न अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है, वाई बे द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू एड्रेस दिस एंड डज नॉट स्टेटरी बैकिंग। इसके बाद स्टेटरी बैकिंग नहीं है दोस्तों। और केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है रूल 2021 का, जिसने अभी अमेंड हुआ है, इट प्रोवाइडेड 3 लेवल ग्रीवेंस रेडल्स मैकेनिज्म, जो मैंने ऊपर होता है, एंड इट इज सिमिलर टू कंप्लेंट रेडल्सल स्ट्रक्चर ऑर्डर द न्यू सोशल मीडिया रूल्स अंडर द IT एक्ट। तो ये केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट रूल 2021 भी सेम है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। 3 लेवल का क्या है इसमें, 3 टियर लेवल ग्रीवेंस रेडल्स मैकेनिज्म है इसमें भी दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटी, इट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, डू व्हाटएवर यू, प्लीज़ करते रहिए यार, आप कर नहीं रहे हो दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको इतनी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट होगा इंटरनेशनल IR के बारे में। इंटरनेशनल IR का वीडियो हम लाएंगे। इस समय मई और जून का पॉलिटी खत्म हो चुका है, ये 5-6 टॉपिक थे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ देखते रहिए एंड बने रहिए हमारे साथ एंड लव यू ऑल।